ओके, स्टार्ट करते हैं पॉलिटी। और पॉलिटी में हम लोग पढ़ रहे थे फंडामेंटल राइट्स, और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने आर्टिकल 32 यानी फंडामेंटल रेमेडीज के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था कि 5 तरीके के रीट्स होते हैं जो हमारे फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड अगर कोई वॉयलेशन होता है तो उसके लिए निकाले जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास पावर होती है उन रीट को निकालने के लिए, जिसमें से पहला रेट हेबियस कॉर्पस था, दूसरा मैंडामस था, तीसरा को वारंटो, चौथा प्रोहिबिशन और पांचवा सर्टियोरेरी। इसमें से हमने देखा था कि जो हिबियस कॉर्पस था वो किसी इंडिविजुअल के लिए होता है, मैंडामस किसी ऑफिशियल गवर्नमेंट के लिए होता है, को वारंटो अगर कोई अपने अधिकार का गलत इस्तेमाल करता है या जिसका काम जो नहीं वो करता है, और प्रोहिबिशन और सर्टियोरेरी दोनों कोर्ट से रिलेटेड थे। हमने देखा था कि सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत और हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत इन रीट्स को जारी कर सकता है। उसके बाद हमने देखा था हाई कोर्ट हैव मोर पावर देन द सुप्रीम कोर्ट इन ऑर्डर टू इशू दीज रीट्स, है ना। बाकी मामलों में हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से कम पावरफुल होता है, लेकिन जब हम रीट्स इशू करने की बात करते हैं तब यहाँ पर हाई कोर्ट ज्यादा पावरफुल हो जाता है। व्हाई? बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ओनली एंड ओनली फंडामेंटल राइट्स के बेसिस पर ही, अगर फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेशन हुआ है तो उसी से रिलेटेड रीट्स को जारी कर सकता है, जबकि हाई कोर्ट किसी भी मामले पर रीट को जारी कर सकता है। ये सारी इंफॉर्मेशन हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखी है, ठीक है। सो चलो आगे प्रोसीड करते हैं। बचे हुए 3 आर्टिकल्स उसके बारे में देखो। फिर से एक ट्रिक बता दो कि जो हमारे पूरे फंडामेंटल राइट्स हैं उसमें हमें मेन 6 चीजें पढ़नी है। कौन कौन सी? ट्रिक क्या है? समान स्वतंत्रता का शोषण होता है, और धार्मिक शिक्षा का उपचार, ठीक है। ये 6 चीज, जिसमें से हमने समान मतलब समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18, उसके बाद स्वतंत्रता यानी फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम 19 से 22, शोषण यानी राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23-24, धार्मिक यानी कि हम रिलीजन की बात करते हैं ना, रिलीजियस फ्रीडम 25 से 28, उसके बाद शिक्षा यानी माइनॉरिटीज की बात होती है यहाँ पर 29 और 30, 31 प्रॉपर्टी था उसको हटा दिया गया, उसे लीगल राइट बना दिया गया, और 32 में हमने देखा था फंडामेंटल रेमेडीज यानी उपचार की बात, ठीक है। ओके, अब हम चलते हैं। देखो इतने जो सारे के सारे ये आर्टिकल है हमारे फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताते हैं, लेकिन इसके बाद वाले जो आर्टिकल 33, 34, 35 हैं, ये हमारे या कुछ लोगों के लिए, देश के कुछ सिटीजन्स के लिए उनके फंडामेंटल राइट को रिस्ट्रिक्ट करते हैं। क्या करते हैं? फंडामेंटल राइट को रिस्ट्रिक्ट करते हैं। जैसे हमें बोलने का अधिकार है, लेकिन क्या सभी को बोलने का अधिकार है? तो आंसर है नहीं। कोई रॉ एजेंट है या कोई आईबी का इंसान है, ठीक है, या कोई सीबीआई का पर्सन है, क्या वो आकर के पब्लिक में चिल्ला चिल्ला के कह सकता है कि मैं किसकी केस को हैंडल कर रहा हूँ? या रॉ एजेंट आकर के कह सकता है कि मेरा नाम क्या है, मैं किस नाम के बेसिस पर पाकिस्तान में रह रहा हूँ, हाँ, मैं पाकिस्तान के किस खुफिया जगह के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल रहा हूँ? कह सकता है वो? नहीं कह सकता है, ठीक है, नहीं कह सकता है। इसी तरीके से आर्मी अपना क्या मिलिट्री करने वाली है या उसके आगे की उनकी क्या रणनीति हो, आकर के क्या उन्हें पब्लिक कर सकते हैं? वो नहीं कर सकते। आर्मी का कोई पर्सनल है जो हायर रैंक पर है, अगर उसे डील मतलब कि कोई 2 देशों के साथ डील करना है कि हम कैसे जो कि न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो क्या ये सारी बातें आकर के वो किसी से कह सकता है कि देखो हम रसिया के साथ मिल करके पाकिस्तान को ढोने वाले हैं? नहीं। तो इसी सब से रिलेटेड हमारा आर्टिकल है 33, 34 और 35। तो समझते हैं आर्टिकल 33। आर्टिकल 33 रिस्ट्रिक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट, ठीक है, रिस्ट्रिक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट। भाई किसके लिए रिस्ट्रिक्शन है? तो जितने भी, अगर हम मिलिट्री की बात करें, मिलिट्री में आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ठीक है, इन तीनों में रहने वाले जो भी ऑफिशियल्स होंगे या वहां के जो भी सोल्जर्स होंगे उन सब के लिए है। अगर आर्मी में तुम्हें
खाना अच्छा नहीं मिल रहा है तो तुम्हारे पास ये अधिकार नहीं है कि तुम आकर के कहो या जनता से वीडियो बनाकर कहो कि आर्मी में हमें खाना अच्छा नहीं मिल रहा है, हमारे रहने की व्यवस्था नहीं है। तुम ऐसा नहीं कह सकते। ऐसा ही एक केस हुआ था, कोई बहादुर करके पर्सन था, अगर याद होगा तो, उसने एक पूरा वीडियो बनाया था मतलब, और बताया था कि किस तरीके से आर्मी में खाना अच्छा नहीं दिया जा रहा है, और बाद में क्या हुआ, उसे आर्मी से हमेशा हमेशा के लिए निकाल दिया जाता है। ठीक है, आर्मी में जो ये होते हैं ऑफिसर्स होते हैं या जो तुम्हारे हायर अथॉरिटी होती हैं, उन्हीं का नियम, पूरा नियम मतलब कि सबसे सर्वोपरि होता है। उसमें तुम कोई भी शिकायत नहीं कर सकते हो। अगर तुम्हारे सीनियर ने कहा कि जमीन पर बैठो तो तुम्हें जमीन पर बैठना होगा, बिना कपड़े के सो जाओ तो बिना कपड़े के ही सोना होगा। तुम उसमें कुछ भी अपने फंडामेंटल राइट्स की नहीं, सब लोग तो कपड़ा पहने हैं मैं भी पहनूंगा, मेरा अधिकार है, तुम वहां पर ये सब कुछ नहीं कर सकते। अगर तुम्हें सब करना है तो आर्मी छोड़ दो, सिविलियन बन जाओ। समझा क्या? तो मिलिट्री से रिलेटेड किसी भी इंसान को उसके पूरे के पूरे फंडामेंटल राइट्स नहीं दिए जाते हैं, उनके फंडामेंटल राइट को रिस्ट्रिक्ट किया जाता है। इसी तरीके से जो गुप्तचर होते हैं, गुप्तचर यानी रॉ एजेंट्स या स्पाइस, उनके लिए भी फंडामेंटल राइट्स रिस्ट्रिक्ट होते हैं। जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि भाई कोई पाकिस्तान में कोई स्पाई है, जैसे कि हमारे ये अजीत डोभाल साहब थे। ठीक है, अजीत डोभाल साहब ये पहले पाकिस्तान में रॉ एजेंट के तौर पर डिप्यूट थे। वहां पर से आने के बाद क्या इन्होंने कुछ भी ऐसा पब्लिकली बताया कि मैं किस तरीके से पाकिस्तान में क्या कर रहा था, किस भेष में था, आकर के इन्होंने कुछ कहा? नहीं। या उस वक्त जब उनका डिप्यूटेशन था वहां पर रहते हुए ये कभी कुछ नहीं कर सकते, इवन अपने फैमिली को भी नहीं बता सकते हैं कि मेरा लोकेशन क्या है, मैं क्या काम कर रहा हूँ। समझ में आया? ओके। तो ऐसे ही जितने भी इन्वेस्टिगेटिंग जो एजेंसीज होती हैं, चाहे आईबी हो, रॉ हो, सीबीआई हो, एनआई हो, एनआईए हो, मिलिट्री हो, इन सब पर क्या लगता है? रिस्ट्रिक्शन लगता है। किसका? फंडामेंटल राइट का। फंडामेंटल राइट का। इतना क्लियर हुआ? आर्टिकल 33 क्या कहता है? रिस्ट्रिक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स फॉर सम पीपल और सम सिटीजन्स। उस सिटीजन्स में कौन लोग आते हैं? आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, रॉ एजेंट। मीडिया पर भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं जो 2008 में एक्ट हुआ था। ठीक है, मीडिया जब 26/11 का हमला होता है और मीडिया की वजह से ही हमारे जो एनएसजी के कमांडर होते हैं उनकी मौत हो जाती है, तब उस वक्त ये जरूरत पड़ती है कि मीडिया के जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है इस पर थोड़ी लगाम लगाई जाए। मीडिया को क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना है ये गवर्नमेंट थोड़ा सा तय करे। ठीक है, जैसे कि ऐसा नहीं कि हर सिचुएशन पर तुम मीडिया को रोक दो, लेकिन कोई ऐसी सेंसिटिव घटना हो जाती है, कोई अटैक हो जाता है, तो वहां पर मीडिया को रोक देना चाहिए, मीडिया को जाने नहीं देना चाहिए। क्योंकि ये लोग दिखाते जो कंटेंट है वो बहुत ही हमारा क्या होता है, खुफिया होता है। उसके बारे में एक एक चीज खोद खोद कर निकाल के बता देते हैं और ऐसा लगता है कि जैसे हम अपनी तरफ से ही आतंकवादियों को सारी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, लो लो आओ मारो। ठीक है, इसीलिए मीडिया पर भी रिस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं 2008 से। 2008 से इतना क्लियर हुआ? आर्टिकल 33 क्या कहता है? उसके बाद हम चलते हैं आर्टिकल 34। आर्टिकल 34 कहता है जहां कहीं भी मार्शियल लॉ लगेगा। मार्शियल लॉ के बारे में, मार्शियल लॉ मतलब आर्मी का कानून। ठीक है, आर्मी लॉज। ठीक है, आर्मी लॉ। जहां कहीं भी भारत में जिस भी एरिया में अगर आर्मी का नियम लग गया तो वहां पर किसी दूसरे इंसान का कोई भी रूल नहीं चलेगा। ठीक है, वहां पर तुम्हारे सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा। अगर मान लो कोई एरिया है, यहाँ पर लिखा है कंटोनमेंट। कंटोनमेंट, कंटोनमेंट का मैंने बताया ये कैंट का फुल फॉर्म होता है। कैंट इसका शॉर्ट फॉर्म होता है, जैसे बनारस कैंट। कैंट का मतलब होता है छावनी, है ना, छावनी। यानी यहाँ पर कौन रहती है? सेना रहती है। ठीक है, आर्मी रहती है, यहाँ पर सेना रहती है। तो इस एरिया पर किसका रूल चलेगा? आर्मी का। क्या यहाँ पर अगर इस एरिया में कोई घटना होती है तो क्या पुलिस इंटरफेयर करेगी? इसमें नहीं करेगी। ठीक है, पुलिस इंटरफेयर नहीं करेगी। डीएम आके इंटरफेयर करेंगे? नहीं करेंगे। कोई पॉलिटिकल पार्टी आकर के इंटरफेयर करेगी? नहीं करेंगे।
पकड़ के पूछ देंगे वो लोग, ठीक है। यहाँ पर पूरा का पूरा नियम कानून चलेगा किसका? आर्मी का, आर्मी का, ठीक है। इतना क्लियर हुआ क्या? तो आर्टिकल 34 में मार्शल लॉ के बारे में है कि जिस किसी भी एरिया में आर्मी का कानून लागू हो जाता है वहां पर किसी और का कानून नहीं चल सकता है, लोगों को आर्मी के लॉ के अकॉर्डिंग कोऑपरेट करना पड़ेगा। ना क्लियर? हाँ, ठीक है। तो जैसे कभी कभी रैली निकल जाती है या कोई ऐसी रैली निकलती है जिसमें दंगे होने के चांसेस रहते हैं, जैसे वो बाबा राम रहीम था, बाबा राम रहीम को जब उठा करके ले जाया जा रहा था तब उसके समर्थक आ गए थे पूरे रोड पर, गाड़ियों को पलट रहे थे, लोगों को एक दूसरे को पीट पाट रहे थे, पुलिस वालों को मार रहे थे। तो उस वक्त बुलाया गया आर्मी को और आर्मी आई पूरे रोड पर, एक तरफ से आर्मी खड़ी हो गई, किसी की हिम्मत नहीं वहां से चूचा करने की, सब चुपचाप घर पहुंच गए थे, ठीक है। क्योंकि उनको पता है आर्मी आ गई मतलब यहाँ पर तुम्हारे कोई ह्यूमन राइट्स नहीं, तुम्हारा कोई फ्रीडम नहीं, कोई स्पीच नहीं, सीधा लाठी और तुम बस, ठीक है। तो आर्टिकल 34 किसके बारे में कहता है? मार्शल लॉ के बारे में। आर्टिकल 33 रिस्ट्रिक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट फॉर सम सिटीजन्स, उसमें कौन कौन आते हैं? मिलिट्री हो गई, स्पाई हो गई, मीडिया हो गई। मिलिट्री में आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों आ जाते हैं, ठीक है। क्लियर? आर्टिकल अगर हम 35 की बात, आर्टिकल तो आर्टिकल 35 में कुछ नहीं कहता है कि पार्लियामेंट के पास ये अधिकार है, पार्लियामेंट है राइट टू मेक लॉ रिलेटेड फंडामेंटल राइट्स, यानी फंडामेंटल राइट से रिलेटेड अगर कोई नियम कानून बनाना है तो कौन बनाएगा? पार्लियामेंट बनाएगी। लेकिन पार्लियामेंट कोई ऐसा कानून नहीं बना सकती जिससे फंडामेंटल राइट्स और वीक हो जाए, ठीक है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि पार्लियामेंट कल को उठ करके ऐसा नियम नहीं बना सकती कि हम कोई भी इंसान अगर प्रोटेस्ट कर रहा है तो उसे पकड़ करके जेल में डाल देंगे, ये कोई परमानेंट नियम नहीं बना सकती। इससे क्या हो जाएगा? हमारा आर्टिकल 19 कमजोर पड़ जाएगा, है ना। हाँ, या कोई भी इंसान रोड पर अपने मन से नहीं निकल सकता है, ऐसा नियम कानून नहीं बना सकते हैं। अगर तुम्हें नियम कानून बनाना ही है फंडामेंटल राइट से तो ऐसे नियम कानून बनाओ जो फंडामेंटल राइट को और मजबूत बनाए, ठीक है, और मजबूत बनाए। तो आर्टिकल 35 में क्या कहता है? पार्लियामेंट हैव राइट रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। हैव राइट टू मेक लॉ, राइट टू मेक लॉ रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स यानी मूलभूत अधिकार से रिलेटेड अगर कोई नियम कानून बनाना है तो पार्लियामेंट बनाएगी, बट उसे हमेशा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, स्ट्रॉन्ग, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए करेगी, उसे वीक बनाने के लिए नहीं कर सकती है। फंडामेंटल राइट को वीक बनाने के लिए नहीं कर सकती है, यानी पार्लियामेंट हमेशा अगर फंडामेंटल राइट में चेंजेस करेगी वो चेंज हमेशा पॉजिटिव में होना चाहिए, पॉजिटिव चेंज होना चाहिए, नेगेटिव सेंस में नहीं होना चाहिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, इतना क्लियर हुआ? देखो हमारा आर्टिकल 33, 34, 35 क्लियर है। अच्छा, अब जितना हमने चीज पढ़ा है उसमें से कुछ चीजें समझते हैं कि हमारे कौन सा राइट हमारा फंडामेंटल राइट के अंदर नहीं आता है, ठीक है। ये कई बार पूछता है, नॉट फंडामेंटल राइट, ठीक है, नॉट फंडामेंटल राइट। जैसे स्ट्राइक करना, हड़ताल, स्ट्राइक में क्या करते थे? चक्का जाम कर देते हैं। चक्का जाम करना हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है, प्रोटेस्ट करना हमारा फंडामेंटल राइट है, लेकिन चक्का जाम करना हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है, यानी हड़ताल करना हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है। हम ये कहें कि आज के दिन पूरा दुकान बंद रहेगा, ये हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है, ठीक है। होता है ना कभी कभी, आज हम भारत छोड़ो आंदोलन करेंगे या बाइकआउट करेंगे किसी चीज का, उस दिन उस उपलक्ष्य में पूरा महाराष्ट्र बंद रहेगा या पूरा उत्तर प्रदेश बंद रहेगा, ये हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है।
प्रोटेस्ट करो किसी चीज को लेकर, जैसे किसानों ने प्रोटेस्ट किया, प्रोटेस्ट करना हमारा फंडामेंटल राइट्स है कि हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं, लेकिन उस प्रोटेस्ट में भी हमें देखना पड़ता है कि किसी का चारों तरफ घूमने की जो आजादी है ना, चारों तरफ घूमने का, जैसे कि रोड है, अगर रोड पर हम लोग गाड़ियों को रोक देते हैं तो हम आर्टिकल 19 का वॉयलेशन करने लगते हैं। तो स्ट्राइक एक तरीके का क्या है, आर्टिकल 19 का वॉयलेशन ही है, इसलिए स्ट्राइक करना हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है। हमें एम्प्लॉयमेंट दिया जाए या अनिवार्य रोजगार, जिसको हम कहते हैं ना कि कंपलसरी एम्प्लॉयमेंट, ये हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है। ठीक है, इसमें क्या देगा कि बताओ, कंपलसरी एम्प्लॉयमेंट यानी अनिवार्य रोजगार, क्या ये फंडामेंटल राइट है? क्या हम जाकर के गवर्नमेंट से कह सकते हैं नहीं हमें रोजगार तो चाहिए ही चाहिए, कह सकते हैं? या इसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं कि गवर्नमेंट हमें रोजगार नहीं दे रही है? नहीं कह सकते। तो कंपलसरी एम्प्लॉयमेंट हमारा फंडामेंटल राइट में नहीं आता है। वोट करना, क्या वोट करना हमारा फंडामेंटल राइट है? नहीं, ये एक हमारा पॉलिटिकल राइट है, या यूं कहे तो लीगल राइट है ना, पॉलिटिकल राइट है। यानी कि इसके लिए अगर कोई हमें वोट देने से मना कर रहा है, जैसे कि मतलब वोट देने नहीं दे रहा है, तो भाई वो देखेगा ना कि क्यों नहीं दे रहा है तुम्हें, तुम्हारे पास वोटर कार्ड नहीं है, या जो कागज आता है जिसपे तुम्हारा नंबर लिखा होता है वो नहीं है, या तुम वोटिंग का टाइम जो है 11 बजे से अगर 5 बजे तक है तो तुम 6 बजे आ रहे हो वोट डालने, है ना। तो अगर तुम उनके नियम कानून का उल्लंघन करते हो तो तुम्हें वोट देने नहीं दिया जाएगा। इस तरीके से तुम क्या हमें वोट नहीं देने दिया जा रहा है ऐसे करके तुम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो? नहीं जा सकते, क्योंकि ये वोटिंग राइट क्या है, ये हमारा एक लीगल राइट या पॉलिटिकल राइट है, ये फंडामेंटल राइट के अंदर नहीं आता है। ठीक है, फंडामेंटल राइट के अंदर नहीं आता है। उसी तरीके से हर किसी इंसान को घर मिले, यानी सेटलमेंट, हर किसी इंसान को घर मिले, सेटलमेंट, ये सेटलमेंट भी हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है। ठीक है, सेटलमेंट, सबको आवास मिले, सबको, हर किसी को छत मिले, ये हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है क्योंकि सेटलमेंट फंडामेंटल राइट यानी आर्टिकल 32 से 12 से लेकर के 35 के बीच में नहीं दिया गया है, लेकिन मैं यानी सुप्रीम कोर्ट ये मानता हूं कि आवास का अधिकार सबका अधिकार होना चाहिए, सबका मूलभूत अधिकार होना चाहिए। यानी आवास यानी सेटलमेंट क्या होना चाहिए, एक फंडामेंटल राइट होना चाहिए। और इसी सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद एक चालू की गई थी योजना, इंदिरा गांधी आवास योजना, जिसको बदल करके प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया गया था। और ये कहा गया था कि 2022 तक भारत के सभी लोगों को घर मिल जाएगा। ठीक है, हाँ। तो कभी कभी ये पूछता है कि सेटलमेंट या आवास, हिंदी में क्या कहते हैं तो? आवास यानी घर, आवास, ये हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है, लेकिन ये फंडामेंटल राइट है, ये बात किसने कही? ये फंडामेंटल राइट है, ये बात किसने कही? सुप्रीम, क्लियर हुआ? ओके, तो बताओ किसने कहा था कि जो आवास या सेटलमेंट है ये एक फंडामेंटल राइट होना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट। इतना बात क्लियर हुआ क्या? आगे बढ़े। अब हम समझते हैं कि ऐसे जो 12 से 35 जो आर्टिकल दिए गए हैं, उनमें से कौन से ऐसे आर्टिकल हैं जो सिर्फ और सिर्फ इंडियंस को दिए जाते हैं? ठीक है, आर्टिकल्स ओनली फॉर इंडियंस या इंडियन सिटीजन्स। एनआरआई इंडियन सिटीजन होते हैं कि नहीं होते हैं? अच्छा, एनआरआई इंडियन सिटीजन नहीं होते हैं। कोई अगर यहाँ से 6 महीने के लिए जो है सऊदी अरेबिया में चला गया काम करने, वो भारत का नागरिक ही नहीं है? क्या बात करता है, पूरा सिटीजनशिप पढ़ा दिया है?
एनआरआई भी हमारे सिटीजन्स ही होते हैं ना, ठीक है, तो उनको ध्यान में रखना, इसलिए मैं पहले पूछ, देखो हमने देखा था कि आर्टिकल 15 और 16, ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ पहले आर्टिकल 15 और 16। अच्छा देखो 15 में क्या कहा है कि हम किसी भी इंसान का डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं 5 बेसिस पर। डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, 5 बेसिस पर। इस पे एक तो हो जाता है उसके रिलीजन पर, यहाँ लिखते हैं रिलीजन, कास्ट, जेंडर, इनहेरिटेंस एंड प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है। हम किसी भी इंसान के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं उसके रिलीजन, कास्ट, जेंडर, इनहेरिटेंस और प्लेस ऑफ बर्थ। तो सोचो कि अगर ये सारे राइट तो ठीक है, लेकिन अगर एक प्लेस ऑफ बर्थ वाला राइट हम फॉरेनर्स को भी दे देंगे तो क्या भारत में कोई टूरिस्ट आएगा तो उससे भारत को कमाई होगी? भारत में प्लेस ऑफ बर्थ, जैसे कोई इंग्लैंड में पैदा हुआ वो भारत ताजमहल देखने आएगा, तो वहां पर तू देखती होगी कि ताजमहल में लिखा होगा कि नॉर्मल इंडियंस के लिए 20 रुपया टिकट और फॉरेनर्स के लिए 200 रुपया टिकट, है ना। तो हम ये जो कर रहे हैं ये डिस्क्रिमिनेशन है, किस बेसिस पर? प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पर ही है कि नहीं? फॉरेनर्स क्या इंडिया में पैदा होते हैं? नहीं, इंडिया के बाहर जो पैदा होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? फॉरेनर, है ना। तो अगर ये आर्टिकल 15 हम फॉरेनर्स को भी दे देते या ये कह देते कि ये सबके लिए अलाउड है, तब तो भारत में फॉरेनर्स आते हैं वो भी सिर्फ 20 रुपया ही देते हैं और ताजमहल को देखते चले जाते हैं। क्या भारत को इससे कुछ फायदा होता? नहीं, ठीक है, इससे कुछ फायदा नहीं होता। इसीलिए ये जो आर्टिकल 15 है वो किसके लिए है? खाली सिर्फ और सिर्फ इंडियंस के लिए। भारत में हो तुम्हें आर्टिकल 15 का पूरा इस्तेमाल करने मिलेगा, तुम्हारे साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। तुम चाहे महाराष्ट्र से ताजमहल देखने जाओ या कन्याकुमारी से देखने जाओ, अगर ताजमहल देखने का पैसा 20 रुपया है तो तुमसे 20 रुपया ही लिया जाएगा, लेकिन तुम फॉरेनर हो तो तुमसे 200 रुपया लिया जाएगा। समझ में आया? हाँ, क्यों किया जाता है? ताकि भारत को रेमिटेंस मिल सके, टूरिज्म में पैसा आ सके, ठीक है। तो आर्टिकल 15 समझ में आया किसके लिए है? इंडियंस के लिए। उसी तरीके से आर्टिकल 16 यानी कहता है कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में इक्वल अपॉर्चुनिटी। सोचो सेम चीजें अगर हम इसको फॉरेनर्स को दे देते तो कोई पाकिस्तान वाला आता यहाँ पे और हमारे भारत में गवर्नमेंट जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो सीडीएस हो, एनडीए हो, सारे एग्जाम को देता, एग्जाम क्लियर करता और बड़े बड़े रैंक पर चला जाता, फिर वहाँ की सारी खुफिया जानकारी पाकिस्तान वालों को देता और पाकिस्तान वाले आतंकवादी भेज के इंडिया का सत्यानाश कर देते कि नहीं। इसीलिए ये जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में इक्वल अपॉर्चुनिटी है वो सिर्फ किसके लिए है? इंडियंस के लिए, भारतीयों के लिए। क्या हम किसी पाकिस्तानी या किसी जो कि बांग्लादेशी पर्सन को ये कह सकते हैं कि आओ आर्मी में शामिल हो जाओ, आर्मी में हायर रैंक ले लो, या आओ तुम हमारे डिस्ट्रिक्ट का जो कि कलेक्टर बन जाओ? कह सकते हैं ऐसा? दे सकते हैं उसको? नहीं। या वो आकर के ये कह सकता है सुप्रीम कोर्ट में कि देखो तुम्हारे यहाँ आर्टिकल में लिखा हुआ है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, सबको मिलना चाहिए, मुझे नहीं दिया जा रहा है, तब वहाँ सुप्रीम कोर्ट कहेगी कि भाई कुछ आर्टिकल्स हैं जो सिर्फ इंडियंस के लिए हैं। ये बात नहीं पढ़ा है तुम? समझ में आया क्या? तो आर्टिकल 15 और 16 किसके लिए हैं? सिर्फ और सिर्फ इंडियंस के लिए, सिर्फ और सिर्फ इंडियंस के लिए। इसी तरीके से आर्टिकल 19 में तो भयानक है। ये आर्टिकल 19 को बैकबोन कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशन का। क्या कहते हैं? बैकबोन यानी रीढ़ की हड्डी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। इसी में हमें 6 तरीके की आजादी और मिल जाती है कि भाई हम कुछ एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसके बाद हम जो है संगठन बना सकते हैं, एसोसिएशन बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम कहीं पर घूम सकते हैं, अपने मन का जॉब कर सकते हैं, है कि नहीं।
तो अगर इसे हम फॉरेनर्स को दे देते हैं तो आता पाकिस्तान वाला फिर से आर्टिकल 19 का हवाला देता और कहता यहाँ पर तो लिखा हुआ है कि हम अपने मनपसंद का जॉब कर सकते हैं, हम कहीं पर घूम सकते हैं, कहीं पर रह सकते हैं। तो चला जाता पूरा कश्मीर उश्मीर अच्छे से देखता, वहीं पर बस जाता, वहां पर जो कि लोगों को ट्रेन करने लगता है ना, मुजाहिदीन पैदा करने लगता। समझ आ रहा है क्या? आ करके कश्मीर में उल्टा सुल्टा नारे लगाता कि कश्मीर देखो, वहां के मुसलमानों को भड़काता, कहता कि देखो इंडियन आर्मी तुम्हारे साथ गलत कर रही है, और फिर लोग को क्या है भड़का दो भड़क जाएंगे। धीरे 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 फिर कश्मीर में वापस से फिर से वही इंसर्जेंसी वाली घटना शुरू हो जाती है। इसलिए आर्टिकल 19 को भी किसके लिए रखा गया है? ओनली फॉर इंडियंस, ओनली फॉर इंडियंस। इतना क्लियर है? उसके बाद 19 के बाद याद रखना आर्टिकल 29, 19 के बाद आर्टिकल 29, 29 के बाद 30, ठीक है, 29 के बाद 30। तो 29 में क्या कहा है? आर्टिकल 29 में माइनॉरिटी का प्रोटेक्शन, इन तीनों में माइनॉरिटी का प्रोटेक्शन था, ठीक है, माइनॉरिटीज का प्रोटेक्शन। अब बताओ, माइनॉरिटी प्रोटेक्शन अगर हम बाहर वाले कंट्री को भी दे देते तो मुस्लिम माइनॉरिटी भारत में खुद ही है, उसके बाद पाकिस्तान से फिर आता और फिर इसी माइनॉरिटी आर्टिकल 29 का हवाला दे करके वो क्या करता, वो अपने आर्टिकल 29 और 30 का हवाला दे करके वो अपने इंस्टीट्यूशन को ओपन करता, यहाँ पर लोगों को पढ़ाता, और उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री या बायोलॉजी नहीं, बम कैसे बनाते हो पढ़ाता, है कि नहीं? इसीलिए ये जो माइनॉरिटी वाली बात है कि भाई अगर भारत के माइनॉरिटीज हैं तो उनकी इंटरेस्ट की प्रोटेक्शन करने की जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट की है, इस आर्टिकल की है 29 और 30 की है। क्लियर है? तो अगर कहेगा कि जैसे 4-5 ऑप्शन दे देगा और कहेगा कि इसमें से बताओ कौन से आर्टिकल्स, कौन से फंडामेंटल राइट है जो सिर्फ और सिर्फ इंडियंस के लिए हैं, तो याद रखना 15, 16, उसके बाद 6 को उल्टा कर दो 19, और 19 के बाद 29 और 30। ये एकदम रटा होना चाहिए ये आर्टिकल, ठीक है? 15, 16, 19, 29 और 30, 15, 16, 19, 29 और 30। बाकी सारे के सारे जो आर्टिकल हैं वो सबके लिए हैं, ठीक है? लेकिन ये 5 आर्टिकल, कौन कौन से 5 आर्टिकल? 15, 16, 19, 29 और 30, 15, 16, 19 और 29 और 30। ये आर्टिकल सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है? इंडियंस के लिए, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इंडियंस के लिए। तो इतना चीज क्लियर हुआ? अच्छा देखो, जैसे हमारे मूल अधिकारों की रक्षा हमारा मतलब ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन करता है आर्टिकल 12 से लेकर के 35 की, ठीक है? उसी तरीके से भारत ने एक बॉडी बनाएगी जो किसी भी तरीके के इंसान की सुरक्षा कर देता है, किसी भी तरीके के इंसान की सुरक्षा कर देता है, उसे कहते हैं ह्यूमन नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। ये एक ऐसी बॉडी है जो कहता है कि इंसान का जन्म लेने वाला कोई भी हो, चाहे आतंकवादी हो, गरीब हो, अमीर हो, कुछ भी हो, कितना भी घिनौना पाप किया हो, उसकी सुरक्षा कौन करेगा? NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। अगर जैसे कसाब था, कसाब ने इतने लोगों को गोली मारा, तो तुम कसाब को जिंदा जला नहीं सकते। अगर तुमने जिंदा जला दिया सबके सामने अपना फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए कि इसने इतना गलत काम किया है, मासूमों को मारा है, जिंदा जला दो उसको, ठीक है? तो तुम्हारा सामना किससे होता? NHRC। NHRC के जो हेड होते हैं ना, वो कौन होता पता है? सुप्रीम कोर्ट का जो रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का जो रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है उसे NHRC का हेड बनाया जाता है, उसी के अंडर में NHRC काम करती है। जैसे 65 साल के बाद CJI रिटायर्ड हो जाते हैं, ठीक है, तब उनके रिटायरमेंट के बाद 70 साल या 3 साल, ये देखो 70 साल मतलब एज, या 3 साल का वर्किंग टाइम पीरियड दिया जाता है, किसके लिए? NHRC के लिए। कि NHRC का जो हेड होगा वो रिटायर्ड कब होगा? या तो 70 साल में, या वो NHRC में 3 साल की सर्विस दे दे। इन दोनों में से जो भी काम पहले हो जाए। अगर मान लो कि कोई इंसान है जो रिटायर्ड, मान लो कि थोड़ा 67 पे हो गया,
3 साल बाद ऑलरेडी उसका 70 हो जाएगा और उसकी 3 साल की सर्विस भी हो जाएगी। मान लो कोई 60 पर ही रिटायर्ड हो गया, तो 3 साल की सर्विस दिया, 63 बाद उसको फिर से एनएचआरसी छोड़ना पड़ेगा। तो एनएचआरसी का हेड कौन होता है? रिटायर्ड सीजीआई। इसीलिए एनएचआरसी से सब डरते, चाहे वो बड़े से बड़ा आईपीएस अधिकारी हो, आईएएस अधिकारी हो, कोई भी मिनिस्टर हो। अगर एनएचआरसी ने अगर किसी को एक बार समन कर दिया, बुला दिया, तब समझ लो गड़बड़ है, क्योंकि उसका एक सिग्नेचर तुम्हारा पूरा कैरियर बर्बाद कर सकता है। ठीक है, हाँ, इसके पास इतनी पावर होती है, उसका एक सिग्नेचर तुम्हारा पूरा कैरियर बर्बाद कर सकता है। अगर उसने कह दिया कि ये इंसान गिल्टी है, तो फिर तुम कुछ नहीं कर सकते, जाओ सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ो। ठीक है, हाँ। और सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ने जाओगे, जरा ये देखो कि इसमें जिसने तुम्हें सिग्नेचर करके दिया है, ऑर्डर मारा है, वो है कौन? तो उसी सुप्रीम कोर्ट को हेड कर चुका है वो पर्सन है, यानी वो पागल तो रहेगा नहीं, है ना। तो एनएचआरसी हर तरीके के इंसानों का प्रोटेक्शन करता है, या इसमें कुछ कैटेगरी है? हर तरीके के, कोई किसी का मर्डर कर दे, कोई किसी को जिंदा जला दे, किसी को काट के खा जाए, फिर भी उसका सुरक्षा कौन करेगा? एनएचआरसी। इसी तरीके से वर्ल्ड लेवल पर भी एक एनएचआरसी होती है, जो दुनिया में अगर किसी भी देश के लोगों के साथ कोई मिसट्रीटमेंट किया जा रहा है, तो वहां पर दखल देती है एनएचआरसी। जैसे कुलभूषण जाधव का जो केस चल रहा था पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान उन्हें वकील रखने के लिए नहीं दे रहा था, तब वहां पर इंटरफेयर किया किसने? एनएचआरसी ने। तब जाकर के उनके लिए वकील मिला और फिर उनका केस वापस से रीओपन किया गया, मतलब चलाया गया। ठीक है, तो एनएचआरसी का अगर कहेगा कि भारत में नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो हेडक्वार्टर है दिल्ली। और इसे बनाया कब गया था? तो ये 1990 ये हर तरीके के इंसानों का प्रोटेक्शन करता है। ये एक तरीके का स्टेटूटरी बॉडी है, स्टेटूटरी बॉडी। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो यहाँ पर हमारा जो फंडामेंटल राइट था वो पूरी तरीके से खत्म होता है। और आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी की स्टोरी हम